मनुस्मृति जो है एक ऐसा टेक्स्ट है, अगर अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, एज फार एज माई रीडिंग, अम्बेडकर जो पहला चैप्टर तो पॉलिटिकल हिस्ट्री था, उसमें मैं रिसर्च जब कर रहा था तब बोल रहे हैं कि मनुस्मृति कब लिखा गया और क्यों लिखा गया, वो सवाल पूछ रहे हैं। मनुस्मृति ऐसा समय पे लिखा गया है जब बुद्धिज़्म इस देश से ध्वंस हो गया, ठीक है ना। और जब शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग जो है बुद्धिस्ट रिवोल्यूशन को ख़त्म करके शासन में आ रहा है, तभी जो ब्राह्मणिज्म फिर से हमारा देश में रिसर्फेसिंग हो रही है, फिर से ब्राह्मणिज्म एस्टैब्लिश हो रहा है। और जो ब्राह्मणिज्म को लेजिटिमेसी देने के लिए, लीगलाइज करने के लिए, जो ब्राह्मणिज्म का काउंटर रिवोल्यूशन था उसको लीगलाइज और लेजिटिमाइट करने के लिए मनुस्मृति को लिखा गया। Hello everyone, today our guest is Dr. Jitendra Suna and his PhD degree on history of identities and exclusion, Ambedkar and the marginalized, and today we discuss about his PhD thesis. Hello everyone, I am Dr. Jitendra Suna. I have done my master, MPhil and PhD from Jawaharlal Nehru University, and as he already mentioned, my research area is on basically my PhD is on Ambedkar's, and my objective was basically to establish Ambedkar as a historian. I mean, Ambedkar as a politician we know, Ambedkar as a social reformer we know, Ambedkar as a constitutionalist we know, even lawyers and economists as we know. Even among sociologists, there are sociologists who have worked on Ambedkar, but in the field of history, Ambedkar is basically missing. So my objective was to bring Ambedkar's historical world into the discipline. So that was my objective, and that's why I chose Ambedkar historiography, history of identities and exclusion. That is the topic. हाँ, तो अभी हम शुरू करेंगे कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, मतलब एक वेस्टर्न उड़ीसा का लड़का JNU में कैसे एडमिशन लिया और उसकी जो जर्नी कैसी रही, उसके बारे में आप पहले बताइए। यस, उसका भी एक लंबा इतिहास है। आई मीन जब मैं ग्रेजुएशन में था तब अम्बेडकर के ऊपर थोड़ा बहुत जानना हुआ। स्पेशली जब मेरा लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन था तभी मैं अम्बेडकर के जो लाइफ को लेके थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, और वो भी यहाँ पे उड़ीसा पे नहीं। ऑफ कोर्स उड़ीसा में हम जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं स्कूल में, जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बोल के जानते हैं हम लोग, बट उसके अलावा अम्बेडकर कौन थे उतना आइडिया नहीं था। लेकिन जब 2012 में शायद 2012 में मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में था, तभी जाके नागपुर गया था कि फ्री कोचिंग है वहाँ पे, IAS कोचिंग, IAS बनना चाहता था मैं। अच्छा। तभी जाके अम्बेडकर को इंट्रोड्यूस हुआ वहाँ पे नागपुर में। नागपुर को ऐसे हम जानते हैं अम्बेडकर का जो है गढ़ है। अच्छा। सब लोग जानते हैं अम्बेडकर एड मूवमेंट है। तभी जाके अम्बेडकर का जो लाइफ है और उनका जो संघर्ष है, वो संघर्ष के बारे में हम जाने। उसके बाद हमको भी रियलाइज़ हुआ कि यस, आज भी देश स्वाधीन होकर इतना साल हो गया, लेकिन आज भी जो जाति प्रथा है, ऊंच नीच है, अस्पृश्यता है, आई मीन अनटचेबिलिटी है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए, समाज को बदलना चाहिए। वहाँ से आया। तो जो हिस्ट्री का सवाल है कैसे आया मेरा जो है, जैसे हम लोग अम्बेडकर को जाने, उसके बाद बहुत सारे और भी एंटी-कास्ट थिंकर थे हम जाने। तब जैसे ज्योतिराव फुले हो गए, पेरियार हो गए, अम्बेडकर हो गए, तब हमने सवाल किया, इवन बिरसा मुंडा हो गए, ठीक है। तब सवाल किया कि हिस्ट्री, मेन स्ट्रीम हिस्टोरियोग्राफी में ये लोग कैसे गायब हो जाते हैं, क्यों नहीं होते हैं। तभी जो ख्याल, तभी से 2012 से मेरा ख्याल आया, जो ग्रेजुएशन में था तभी, कि अम्बेडकर या फिर जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है जिनका इतिहास मेन स्ट्रीम में नहीं आता है, उनके ऊपर इतिहास लिखा जाए। तो वैसे ही चालू। हाँ, तो आपकी JNU में आपने मतलब कैसे कदम रखा? JNU का एक्चुअली फर्स्ट टाइम यहाँ पे जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था नागपुर में, बहुत सारे यूनिवर्सिटी से स्कॉलर लोग आते थे, ठीक है, टीचर लोग आते थे। तो हम जो भी यंग जनरेशन थे, सारे जगह से आते थे, इंडिया के हर पार्ट से आते थे लोग पढ़ाई करने। तो जो टीचर आते थे या फिर PhD स्कॉलर आते थे, JNU से हो गए, हैदराबाद से आ गए, वो लोग हमको बताते थे कि तुम्हारा ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। तो बहुत सारे उस JNU के बारे में भी कुछ JNU के स्कॉलर आए थे, जो लोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, अम्बेडकर आंदोलन से। वो लोग बताए कि JNU में ऐसा ऐसा है, हम पढ़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं एंट्रेंस दिया तो हुआ नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि JNU का एंट्रेंस कितना टफ होता है। हाँ। देश विदेश से सारे स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे। तो पहली बार उतना मेरा डेवलप नहीं हुआ था, राइटिंग्स हो गया या फिर
रीडिंग हो गया था, गांव से डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो उतना डेवलप नहीं हुआ था। तो सेकेंड टाइम पहली बार जो है मेरा लखनऊ में हुआ था, लेकिन उसके वहाँ पे क्या दिक्कत था, थोड़ा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी था, तो वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। तो वहाँ पे छोड़ के मैं सेकेंड टाइम JNU के लिए दिया। तब मैं प्रिपेयर था, मतलब मेंटली इंग्लिश भी डेवलप हो गया, फिर आइडियोलॉजिकली इंटेलेक्चुअली थोड़ा डेवलप हो गया था। तब सेकेंड टाइम दिया तो ही सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडी में JNU में मेरा हो गया। तब से कंटिन्यू हुआ PhD, और PhD तक जर्नी रहा। तो यस, यही। तो ये जर्नी थी इनकी, कैसे इन्होंने कदम रखा अपना JNU में। इनकी जर्नी के बारे में हमने सुना, बहुत अच्छा लगा कि कैसे इन्होंने वेस्टर्न उड़ीसा से अपना कदम रखा JNU में। तो अभी आपकी जो थीसिस है मैं देख रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ द आइडेंटिटीज़ एंड एक्सक्लूजन अम्बेडकर एंड द मार्जिनलाइज्ड, इसका थोड़ा ऑब्जेक्टिव आप बताइए, और इसका आपका हाइपोथेसिस क्या थी आपकी थीसिस की, और आपकी रिसर्च की, थोड़ा आप उसके बारे में बताइए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम लोग जब इनिशियली बात किए, मैं कुछ आइडिया दे चुका हूँ। फिर भी ऑब्जेक्टिव जो है मेरा, एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि अंबेडकर को एज ए हिस्टोरियन के तरह से प्रोजेक्ट किया जाए, या फिर उनका जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स थे, हिस्ट्री राइटिंग्स बेसिकली ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री। तो वो एक मेरा मेन मकसद था कि वो अंबेडकर का जितना भी इतिहास लेखन है, जो भी उन्होंने लिखा है, उनको कैसे हिस्टोरियोग्राफी में लाया जाए। अच्छा। या फिर हमारा डिसिप्लिन में, हिस्ट्री डिसिप्लिन में लाया जाए, क्योंकि जो हमारा डिसिप्लिन है वहाँ पे अंबेडकर कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज है। अच्छा। हम देखेंगे सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, इवन इकोनॉमिक्स में डिबेट हो चुका है अंबेडकर को लेके, लेकिन हमारे जो मेन स्ट्रीम इतिहासकार हैं वो अभी भी साइलेंस है। जैसे मैं पढ़ रहा था, जब रिसर्च कर रहा था, RS शर्मा एक जगह पे रेफरेंस करते हैं अंबेडकर को, उनका PhD थीसिस में RS शर्मा की। हाँ, RS शर्मा की PhD थीसिस में अंबेडकर को इसीलिए रिफ्यूट करते हैं उनका राइटिंग्स को, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। ये कोई रिजेक्ट करने का कोई दायरा नहीं है। कोई पॉलिटिशियन है, उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो इतिहास नहीं लिख सकते या फिर और कुछ एरिया में बात नहीं कर सकते, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो दैट इज़ a poor method to eliminate अंबेडकर फ्रॉम द डिसिप्लिन। तो मेरा यही उद्देश्य था, यही मेरा ऑब्जेक्टिव था कि जो ये है अंबेडकर जो हिस्ट्री डिसिप्लिन से बाहर हैं, उनको कैसे डिसिप्लिन के अंदर लाया जाए, और उनका राइटिंग्स मेन स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस करा जाए, डिबेट लाया जाए। आपका हाइपोथेसिस क्या निकला इसमें? हाइपोथेसिस मेरा ये था कि पहले भी मैं प्रिलिमिनरी जो लिटरेचर जो भी आया, मतलब पढ़ाई किया अंबेडकर को लेके, 70-80 के दशक के बाद अंबेडकर के ऊपर इंडियन पॉलिटिक्स में चर्चा हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद से जो है लिटरेचर हम देखते हैं, उनका जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, तो हिस्ट्री से गायब हैं। तो मेरा एक हाइपोथेसिस ये था कि अंबेडकर वाज नॉट मेयरली सम पॉलिटिशियन और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, बट ही वाज ए historian par excellence who has contributed on various topic of history, such as ancient India and world history, then our monetary history and all. So that was the hypothesis, that yes, he was par excellence a historian. So that was my objective, to bring him to the core. अच्छा। Yes, and methodological अगर कुछ बात करेंगे तो of course मैंने हिस्टोरिकल मेथड अडॉप्ट किया है। तो जो दिल्ली आर्काइव है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, वहाँ पे मैंने विज़िट किया। तब उसके बाद आपका नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, वहाँ पे विज़िट किया। कुछ राष्ट्र का जो मेन स्ट्रीम राइटिंग्स है उनके ऊपर, वो भी कलेक्शन किया। तो जो एक तो है कि प्राइमरी सोर्स में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, या फिर उस टाइम का जो न्यूज़पेपर है, उनका राइटिंग्स वगैरह, उनका जर्नल जो भी लिखते थे उस टाइम पे, तो वो सब को कलेक्शन किया। उसके बाद उनका जो राइटिंग्स वगैरह, राइटिंग एंड स्पीचेज जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इनका था, वो सब को मैं एज ए सोर्स लिया है, मेथड अडॉप्ट किया है। अच्छा। कुछ आइडेंटिटी को लेके बात है, मेथोडोलॉजी में आइडेंटिटी का कुछ इशू है, उसके ऊपर भी बात किया है। अच्छा। अभी हम सीधा चलते हैं आपकी थीसिस के ऊपर। एंड मैं देख पा रहा हूँ आपकी थीसिस में इंट्रोडक्शन है, और फर्स्ट चैप्टर जो आपका, जिसको हम सेकंड चैप्टर बोलते हैं, इन सर्च ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है अंबेडकर एंड द राइटिंग ऑफ सोशल हिस्ट्री। उसके बाद है अंबेडकर एंड द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। और उसके बाद है आपका जो
बहुत बड़ा टॉपिक है जो आइडेंटिटी एक्सक्लूजन एंड द पॉलिटिकल ऑफ इंक्लूजन, अंबेडकर एंड द मार्जिनलाइज्ड, जो कि थीसिस का आपका टाइटल भी है, उसके बाद आपका कंक्लूजन है। तो पहले हम चलते हैं जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया है उसको अंबेडकर कैसे देखते हैं, जो एंशिएंट इंडिया की जो राइटिंग स्किल है। सो पॉलिटिकल हिस्ट्री एक बहुत बड़ा फील्ड है हम हिस्ट्री डिसिप्लिन में, और एक क्रिटिक्स जो है ऑलरेडी हमारे इतिहासकार लोगों ने बता दिया पॉलिटिकल हिस्ट्री को कि जो ब्रिटिश शासन में हमारा जो इतिहास लेखन आरंभ हुआ तो वो मोस्टली क्या हुआ कि पॉलिटिक्स से ऊपर फोकस ऑन द पॉलिटिक्स, और उसके बाद हमारा जो नेशनलिस्ट स्कूल भी वहाँ से निकला तो उन्होंने भी कौन सा एक गलती किया कि वो डायनास्टिक हिस्ट्री पे फोकस किया। इसलिए हम वो एंशिएंट इंडिया पे जाते हैं और डायनास्टी अपना जो ग्लोरी को दिखाने के चक्कर में जो डायनास्टिक हिस्ट्री है, डायनास्टिक शिफ्ट कैसा हो रहा है, कौन कौन सा रूलर शासन कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री को एक नैरो फील्ड में सीमित हो जाता है। ठीक है, तो वो क्रिटिक्स है लाया हूँ, कोशिश किया हूँ। और अंबेडकर का जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है इट्स वेरी डिफरेंट। उनका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो डिबेट आइडिया ऑफ पॉलिटिकल जो अंबेडकर का है वो ये पकड़ते हैं कि कैसे एंशिएंट इंडिया में जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है या फिर हम कास्ट जो पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो कैसे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को डिटरमाइन करने में करता है। इसके ऊपर मैं फोकस किया हूँ अंबेडकर के राइटिंग को लेकर। उनका कुछ राइटिंग्स हम बात कर सकते हैं। एक है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट राइटिंग्स है उनका। जो रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया जो है उनका जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो आइडिया था, फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या हुआ, जो एंशिएंट रेजिम था, जो आइडिया ऑफ एंशिएंट रेजिम की जो एंशिएंट रेजिम है क्या फ्यूडलिज्म स्ट्रांग रहा और कुछ लोगों ने जबरदस्ती लोगों पर कब्जा करके शासन करने का कोशिश किया जिसके वजह से सोसाइटी इकोनॉमी सब कुछ फॉल डाउन हो रहा है। तो जो नया एमर्जिंग क्लास है, नया आइडिया एनलाइटनमेंट का है यूरोप में, तो वो बोला कि नो मोर, तो समाज में परिवर्तन होना चाहिए, सोसाइटी में परिवर्तन होना चाहिए और उसके जो ओल्ड रेजिम था, एंशिएंट रेजिम था, उसके खिलाफ रिवोल्ट किया, क्रांति किया। तो अंबेडकर सेम मेथोडोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं कि एंशिएंट इंडिया में जब ब्राह्मणिज्म एस्टैब्लिश हो जाता है एक बार में, उसके बाद काउंटर रिवोल्यूशन होता है, नॉट काउंटर रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन होता है ब्राह्मणिज्म के खिलाफ, जो बुद्धिस्ट रिवोल्यूशन को अंबेडकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस रिवोल्यूशन में हम श्रमणिक जो ट्रेडिशन है उसको देख सकते, जैन ट्रेडिशन हो गया, तो उसके बाद चारवाक ट्रेडिशन हो गया, उसी कॉन्टेक्स्ट में बुद्धिज्म को अंबेडकर ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग, इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग बट ए क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। अच्छा, यही आपका जो है काउंटर रेवोल्यूशन फाउंडेशन ऑफ द ब्राह्मण सुप्रीमेंसी। तो जो आपका जो उसके बाद जो चैप्टर है द अंबेडकर एंड द राइटिंग ऑफ द सोशल हिस्ट्री, हाउ अंबेडकर यू नो think about the writing of the social history and what is his view on social history. राइट। जैसे हम लोग बात किए पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक लिमिटेशन है कि डायनास्टी को लेके या फिर रूलर को लेके फोकस हो। सोशल हिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं कि वो जो नैरो जो डोमेन है हिस्ट्री का, है ना, जो नैरो डोमेन है जो सिर्फ पॉलिटिक्स को देख रहा है या फिर रूलर को देख रहा है, तो उस जो नैरो डोमेन से हम क्या है ऊपर आ जा रहे हैं, बाहर आ जा रहे हैं। सोशल हिस्ट्री में हम सोसाइटी के बारे में देख रहे हैं या फिर जो मार्जिनलाइज तबके हैं उनके बारे में देख रहे हैं, या फिर सोशल हिस्ट्री में आप कोई भी फील्ड ले लो, आप टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं, वो भी एक सोशल हिस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पे जो है अंबेडकर का बहुत ही अच्छा सीन्स, मैंने आइडेंटिटी का बात किया है, सो अंबेडकर का डिफरेंट राइटिंग्स है जो हम इसमें एक दो मैं रेफरेंस दे सकता हूँ। एक द शूद्र, Who were the Shudra जो है, Who were the Shudra, और एक इम्पोर्टेंट वन ऑफ जो अंबेडकर का वर्क है। ये देखो बाद में 2-3 वर्क निकला है, जैसे R.S. शर्मा का द शूद्र निकला, उसके बाद कांचा एलाया जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनका हो गया द शूद्र रिवोल्यूशन। ये बाद में आया, अभी का बात है, लेकिन अंबेडकर के टाइम पे शूद्र के ऊपर कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। जो अंबेडकर खुद जब लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो शूद्र है या फिर जो एक शूद्र है और एक अनटचेबल, दो कैटेगरी। हाँ, तो शूद्र हम सोचते हैं कि अनटचेबिलिटी एक ही है बट वो अलग अलग है। शूद्र कौन है, जो आज के टर्म पे आप अगर अदर बैकवर्ड कास्ट जो बोलते हैं, ओबीसीज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी है, उनको जो है शूद्र बोल के हमारा ट्रेडिशनली जाना जाता है। जो अनटचेबल क्या है कि जो गाँव से बाहर है, जो लोग गाँव से बाहर है, गाँव के हिंदू सिस्टम में एक विलेज है
एक टचेबल विलेज है, एक अनटचेबल अनटचेबल विलेज है। सेम विलेज है, लेकिन village है, but- टचेबल कास्ट अलग जगह पे रहते हैं और अनटचेबल कास्ट अलग रहते हैं। तो अनटचेबल क्या है, जो गांव से बाहर रहता है और वो जो मोस्टली स्कैवेंजिंग वर्क में अच्छा। काम धाम करता हाँ, है। तो एक तो द शूद्र, हु वर द शूद्र, और दूसरा हो गया द अनटचेबल, हु वर दे एंड हाउ दे केम टू बी अनटचेबल। अच्छा। और एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, और एक इम्पोर्टेंट राइटिंग वुमेन के ऊपर जो है अम्बेडकर का अच्छा राइटिंग्स है। हाँ, व्यू क्या है उनका? राइट। Women के सो वो देखिए, हिस्टोरियोग्राफिकल रीडिंग ऑन वुमेन एक सब सेक्शन है इसमें। तो अम्बेडकर का जो कुछ राइटिंग्स है वो डिवीजन कर रहे हैं कि प्री बुद्धिस्ट पीरियड में वुमेन का कैसा स्टेटस था सोसाइटी में, अच्छा। क्या राइट्स थे, उसके बाद बुद्धिस्ट टाइम में क्या हुआ, और लेटर पार्ट पोस्ट बुद्धिस्ट समय प्री में क्या हुआ। बुद्धिस्ट मींस 6-7 क्रिश्चियन एरा से पहले की पहले बात है, पहले और उनके कंटेम्पररी के बाद की बात जब है। ब्राह्मणिज्म एक डोमिनेंट फिलोसफी और हो वर्ल्ड गया व्यू रहता है हमारे टाइम पे, उस टाइम का बात बोले प्री बुद्धिस्ट। देखो अम्बेडकर का जो कैटेगराइजेशन ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। को बुद्धिज्म एक फेज जो अम्बेडकर देख रहे हैं, फेज देख रहे हैं कि बुद्धिज्म के हिसाब से। यस यस। अच्छा। सो बुद्धिज्म एक फेज है, ब्राह्मणिज्म एक फेज है, और पोस्ट बुद्धिज्म एक फेज है। पोस्ट बुद्धिज्म में हम किसको देख रहे हैं, गुप्त फेज को देख रहे हैं। जो शुंग पीरियड आता है, शुंग जो है फर्स्ट सेंचुरी के इस तरफ समझ लो आप। और तो वही ये पीरियड कुछ हाँ जी। तो बोल रहे हैं कि ब्राह्मणिज्म के अंडर वुमेन का जो राइट्स जो है डाइल्यूट हो जाता है। अच्छा। डाइल्यूट हो जाता है, उतना जो है उनका राइट्स नहीं रहता है, रेस्पेक्ट नहीं रहता है। लेकिन जब बुद्धिस्ट रिवोल्यूशन होता है, स्पेशली जो रिलीजियस डोमेन में वुमेन को जो संन्यास लेने का जो बात है, वो एक लार्जर फेनोमेना दिख जाता है समाज में, जो बुद्धिज्म के बाद एस्टैब्लिश होता है। बहुत सारे जो वुमेन जो तबका है फिलोसफी करता है, या फिर समाज को रिनाउंस भी करता है, और एक परिव्रजा का लाइफ लेता है। अच्छा। लेकिन पोस्ट गुप्त पीरियड में और एक काउंटर रिवोल्यूशन हुआ, जो अम्बेडकर बोले, और जो काउंटर रिवोल्यूशन है वो मनुस्मृति का जो टेक्स्ट है वो रिवोल्यूशनरी काउंटर रिवोल्यूशनरी टेक्स्ट है बोले। अच्छा। तो क्या कर रहा है मनुस्मृति, जो काउंटर रिवोल्यूशन को लेजिटिमाइट कर रहा है। और वहाँ पे जो ब्राह्मण जो पावर सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश कर रहा है। अच्छा। तो पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या है, ब्राह्मणिज्म फिर से पोस्ट बुद्धिस्ट पीरियड में क्या है, ब्राह्मणिज्म फिर से आ रहा है। और जहाँ पे वुमेन का जो स्टेटस है वहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है, जो एरा ऑफ काउंटर रिवोल्यूशन। सो ये है अम्बेडकर का 3 फेज हम देख सकते हैं एंशिएंट इंडिया को लेकर, प्री बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट एंड पोस्ट बुद्धिस्ट। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये जो आपका फेज था जो चैप्टर का। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर को चलते हैं। द नेक्स्ट चैप्टर इज अम्बेडकर एंड द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। अम्बेडकर कैसे मतलब हिस्ट्री में फिलॉसफी ढूंढ रहे हैं, मतलब उनका व्यू कैसा है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में। राइट। इसके लिए जो है थियोरेटिकल काम के लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन को लिया हूँ। अच्छा। जैसे आप अपने थीसिस में? हाँ मतलब एज ए मैथोडोलॉजी, एज ए मैथोडोलॉजी ये चैप्टर को लेके। एक तो है आरजी कॉलिंगवुड का द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, और उसके बाद E.S. खान का व्हाट इज हिस्ट्री। अच्छा। और एक आपका एक इम्पोर्टेंट राइटर मार्क ब्लॉक का कुछ हिस्टोरियंस क्राफ्ट। अच्छा, हिस्टोरियंस क्राफ्ट। हाँ, हिस्टोरियंस क्राफ्ट। हाँ, ये 3 जो है इम्पोर्टेंट सेमिनल लाइक फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल वर्क जो है हिस्टोरियन का है। आपने लिया है? हाँ, वो एज ए मेथोडोलॉजी लिया है इस चैप्टर को एनालिसिस करने के लिए। और सिंस हम बात कर रहे हैं, अम्बेडकर 3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ को फोकस किए हैं जो हम इसमें डिस्कस कर। एक है कि ट्रूथ, सत्य। अम्बेडकर बोल रहे हैं कि ट्रूथ के बिना इतिहास कुछ नहीं है, इनकम्प्लीट है, या फिर कुछ नहीं है बोल सकते। अच्छा। अगर हम ट्रूथ को ही निकाल दें इतिहास से तो फिर क्या निकल जाए, फिक्शन हो जाएगा। फिक्शन हो जाएगा, इमेजिनेशन हो जाएगा, फिक्शन हो जाएगा, नॉट इमेजिनेशन बट फिक्शन हो जाएगा। हाँ जी, स्टोरी हो जाएगी। यस, स्टोरी हो जाएगा, कहानियाँ हो जाए। तो अम्बेडकर बोल रहे हैं कि ट्रूथ इज द मदर ऑफ हिस्ट्री। सो ट्रूथ पहली बात है। और एक जो है ऑब्जेक्टिविटी है। अम्बेडकर को बोले, अम्बेडकर जो रैंकियन जो स्कूल है ऑब्जेक्टिविटी को जो फोकस करता है, तो उस स्कूल को आगे लेके अम्बेडकर बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी इज वन ऑफ द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ हिस्टोरियन। हम कोई भी क्लास से आए, कास्ट से आए, है ना, या फिर कोई भी धर्म से आए, लेकिन जब हम एक हिस्टोरियन का नाम लेते हैं या फिर एक हिस्टोरियन बनने का बात बोलते हैं, दावा करते हैं, तब हम अपने जो जो हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा जो समुदाय है, उसके ऊपर उठने का जरूरत है ना।
कि मैं एक शेड्यूल कास्ट से आता हूँ या फिर मैं एक ब्राह्मण कास्ट से आता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने कास्ट पर्सपेक्टिव से इतिहास लिखूँगा, है ना। जब अपने पर्सपेक्टिव में इतिहास लिख दोगे, अपना बायसनेस में इतिहास लिख दोगे, तो इतिहास वहाँ पे इतिहास नहीं रहेगा, वहाँ पे बायस हो जाएगा। वो मिथ, नॉट मिथ बट बायस हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, लाई हो जाए। तो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी इज अनदर इम्पोर्टेंट कैटेगरी। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट टू थिंग, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन। एक दी अनटचेबल जब अम्बेडकर लिख रहे हैं, वहाँ पे एक मेथोडोलॉजिकल इशू फेस कर रहे हैं अम्बेडकर कि जब अनटचेबिलिटी का हिस्ट्री हम रिसर्च कर रहे हैं तो क्या है कि जो रिसर्च गैप वहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा है इन द सेंस जो ब्राह्मणिकल राइटिंग है, लिटरेचर है, उसमें अनटचेबिलिटी कैसे एमर्ज हुआ, क्यों एमर्ज हुआ, कौन एमर्ज किया, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। मतलब गैप रखा गया है, जानबूझ के गैप रख दिया गया है। हाँ। इसलिए हमारा जो पुराना इतिहास ट्रेडिशन, वहाँ का दिक्कत है कि वहाँ पे हिस्ट्री गायब हो जाता है। हाँ। लेकिन हिस्ट्री गायब हो जाता है, मिथोलॉजी में रहता है, लेकिन अनटचेबिलिटी मिथोलॉजी में भी नहीं आया है। वो अम्बेडकर चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं अम्बेडकर, जो गैप रह गया उसको कैसे फुलफिल करोगे आप, अच्छा, है ना। अगर सपोज आप वैदिक समय है और पोस्ट वैदिक समय है, और उसी के जो गैप जो लिंक कर रहा है बुद्धिस्ट पीरियड में, कुछ टाइम अगर लिंक हो गया तो आप कैसे वो लिंक को मेंटेन करो, मार्जिन करो। अच्छा, तो वहाँ पे चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो उसमें बोल रहे हैं कि अम्बेडकर, सिंस कोई गैप है उसका मतलब ये नहीं कि हम इतिहास लिखना छोड़ दें। अच्छा। हमको दूसरा माध्यम ढूंढना चाहिए जिसके वजह से वो जो गैप को हम फुलफिल कर पाएँ। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइंटिफिक मेथड दैट वाज डेवलप अम्बेडकर के टाइम पे, अम्बेडकर के पहले से हो गया था, जो है कि एक मेथड ऑफ इमेजिनेशन और इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, और इंट्यूशन आउट ऑफ वैक्यूम नहीं होता है। इंट्यूशन क्या है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, जैसे हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस क्या हम सिर्फ इमेजिनेशन करके लिख देंगे? नहीं होता है। जब हम बेसिक लिटरेरी चीज़ें हम देखते हैं, बेसिक फैक्ट्स हमारे पास होता है, तब एक चीज़ को लेकर हम हाइपोथेसिस करते हैं या फिर एक सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं। उसी तरह अम्बेडकर बोले इंट्यूशन ऐसे फॉर्मेशन होता है और इमेजिनेशन ऐसे फॉर्मेशन होता है। बेसिक हमारे पास एविडेंस क्या है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस क्या है, और उसके बाद लिटरेरी एविडेंस क्या है, उसके बाद फॉरेन लिटरेचर क्या कहता है, ये सब सारा एविडेंस को लेके हम इमेजिनेशन का टूल यूज करके, इंट्यूशन का टूल यूज करके हम एक साइंटिफिक हिस्ट्री लिख सकते हैं जो इतिहास में गायब हो जाता है। अच्छा। जैसे हिस्ट्री ऑफ अनटचेबिलिटी। तो एक एग्जांपल देते हैं कि एक एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ अनटचेबिलिटी जब लिख रहे हैं अम्बेडकर, बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन, अनटचेबिलिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है अभी भी चल रहा है। अम्बेडकर सेम बात बोल रहे हैं कि अनटचेबिलिटी एज ए इंस्टीट्यूशन अभी भी चल रहा है। उसका मतलब जो अनटचेबिलिटी एक फेज में बिगिन हुआ था वो अभी भी चल रहा है, और अभी भी चल रहा है। तो जो अभी चल रहा है उसको हम स्टडी करेंगे, और अभी जो चल रहा है उसको कैसे स्टडी करेंगे? एज ए हिस्टोरिकल फैक्ट, एज ए हिस्टोरिकल फैक्ट स्टडी करेंगे एज ए इंस्टीट्यूशन। अच्छा, तब हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में और ओरिजिन के बारे में, उसके बारे में पता कर सकते हैं। बोले सो ये एक मतलब, और लास्ट पॉइंट बोलूँगा, बहुत सारा चीज़ है, हम लोग एक बात डिस्कशन करेंगे। एयर लिविंग एज ए हिस्टोरिकल एविडेंस जो है, मैं पॉइंट बोला, ये बात जो है कि अभी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, चल रहा है, लेकिन वो इतिहास बेयर करता है वो। और एक जो है मोरल जजमेंट, कि इतिहासकार के पास क्या राइट है कि वो जज कर सकता है किसी फैक्ट को। हाँ। जैसे सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई नहीं, लिख रहे हो एडोल्फ हिटलर के बारे में इतिहास लिख रहे हो, तो एज ए हिस्टोरियन क्या एडोल्फ हिटलर जो नाजी जर्मनी में किया, जूस लोगों को मसाकर किया, है ना, गैस चैम्बर में लाखों मिलियंस मर्डर किए, उसको एज ए हिस्टोरियन क्या जज कर सकता है? वो सवाल पूछ रहे हैं। तो इसको लेके मैं कुछ मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन मार्क ब्लॉक का जो बात बोला, कौन सा हिस्टोरियन, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन या पोस्ट हिस्टोरियंस की बात नहीं, ओवरऑल सब हिस्टोरियन की बात चल रही है यहाँ पे। अच्छा, मॉडर्न हिस्टोरियन वी आर टॉकिंग, जब फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री का बात करें, मोस्टली मॉडर्न में मैं फोकस हूँ। अच्छा, और सिंस अम्बेडकर इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मॉडर्न वर्ल्ड एंड ऑल, ही इज टॉकिंग अबाउट एंशियंट बट अम्बेडकर वाज मॉडर्न, सो मॉडर्न टाइम पे बात कर रहा हूँ। मार्क ब्लॉक हो गए, आपका EH कार हो गए, हाँ, RG कॉलोनी, ये लोग डिबेट है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि EH कार बोल रहे हैं कि नहीं, आप जब स्टालिन का स्टडी कर रहे हैं तो EH कार बोल रहे हैं कि नहीं, आप जज नहीं कर सकते हो इंडिविजुअली, बट यहाँ पे जज कर, लेकिन खुद जब स्टडी लिख रहे हैं, व्हाट इज हिस्ट्री में, खुद जब हिटलर के बारे में लिख रहे हैं तब जज कर रहे हैं। सो देखो बायसनेस ऑफ हिस्टोरियन, देखो
तो इसलिए मैं कॉन्ट्राडिक्ट किया कि EHR को कॉन्ट्राडिक्ट किया हूँ कि आप स्टालिन को लेके जज कर रहे हैं तो लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हो और खुद जज करो हिटलर को। तो फिर आप मोरल जो जजमेंट है उसको लेके आप सहमति है आपका। तो आम्बेडकर सेम बात बोला है कि आम्बेडकर बोल रहे हैं कि हिस्टोरियन एज अ जज बोल रहे हैं कि आम्बेडकर बोल रहे हैं कि एक जज जैसा सारा एविडेंस देखने के बाद कुछ जजमेंट पास करता है। इतिहासकार के पास वो अधिकार है या फिर होना चाहिए सारा एविडेंस देखे वो जजमेंट पास करे, तभी ना इतिहास का कोई वैल्यू रह जाएगा ना। समाज का एक गुड वे में एक अच्छा दिशा में हम ले जाएंगे तभी ना कि आप गुड एंड बैड का जजमेंट वहाँ पे दोगे। नहीं दोगे तो क्या मतलब, ठीक है हिटलर भी किया, ठीक है स्टालिन भी किया, ऐसे थोड़ी ना हो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सब बहुत सारा चीज़ें हमारा टाइम स्पेसिफिसिटी के हिसाब से ये दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग। अब कुछ देखना है तो इसमें देख सकते हो वैसे। अच्छा यस तो बहुत अच्छा रहा ये चैप्टर आपका। तो अभी जो मेन बहुत बड़ा चैप्टर है जो आपका थीसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, द आइडेंटिटीज एक्सक्लूजन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ द इंक्लूजन, अम्बेडकर एंड द मार्जिनलाइज्ड, तो इसके ऊपर कुछ बताइए, मतलब इस चैप्टर का। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द सेंस जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें और पॉलिटिकल हिस्ट्री में कैसा एक कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, वो देखें। सेकंड चैप्टर में सोशल हिस्ट्री देखें, वहाँ पे मार्जिनलाइज ग्रुप को हम देख रहे हैं, उनका आइडेंटिटी कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे एक्सक्लूजन हो रहा है वो देख रहे हैं। तो और थर्ड चैप्टर में आप फिलोसफी देख रहे हो, फिलोसफी क्या रहा। और ये चैप्टर जो है मैं आइडेंटिटी ही है, कॉन्टिन्यूटी है, लेकिन मॉडर्न टाइम पे है। ये जो चैप्टर है एसेंशियली मॉडर्न टाइम पे जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसा हो रहा है या फिर जो कॉन्टिन्यूस आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी एंशिएंट इंडिया से डेवलप हो रहा है, कास्ट रिलेटेड आइडेंटिटी या फिर जेंडर है, वो मॉडर्न टाइम पे कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है। अच्छा। तो जो मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश शासन में कैसे डिफरेंट आइडेंटिटी का एक्सक्लूजन हो रहा था और अंबेडकर कैसे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप, कैसे जो मार्जिनलाइज तबके हैं, जो दबे कुचले तबके हैं, उनका राइट्स, उनका अधिकार के बारे में कैसे ब्रिटिश शासन के टाइम पे अपना राइट्स और प्रिविलेज को डिमांड कर रहे हैं, उसके ऊपर ये एंटायर चैप्टर बेसिकली है। तो फर्स्ट जो सेक्शन है मैंने लेबर मूवमेंट को लेके लिखा है। जैसे अभी हम देख सकते हैं बहुत सारी जगह पे लेबर लोगों का प्रोटेस्ट भी हो रहा है। जैसे नोएडा का जो है बड़ा प्रोटेस्ट था लेबर मूवमेंट का, हम देखें रिसेंटली अभी कुछ दिन हुआ है। तो अम्बेडकर का एक कंप्लेन है। अम्बेडकर बहुत बड़ा फिगर थे, नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, उस टाइम के कॉन्टेम्पररी में से एक बड़ा फिगर थे। तो वो सारे मूवमेंट को लेके स्टडी कर रहे थे, या फिर मूवमेंट भी उनका, इनफैक्ट उनका जो एक फर्स्ट पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है। हाँ। वो एक लेबर पार्टी का इमेजिनेशन कर रहे थे, लेकिन जो इंडियन सोसाइटी में लेबर के अंदर भी कास्ट है, इसलिए अम्बेडकर फंस गए। नहीं तो लेबर मूवमेंट चलाते, लेकिन वो कास्ट नेचर को देखे फिर चेंज होना पड़ा। एनीवे दैट इज वो क्या अम्बेडकर जो लेबर मूवमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, क्या ये यूरोपियन लेबर मूवमेंट से कुछ इन्फ्लुएंस है? ना इन्फ्लुएंस है। अच्छा। जो लेबर पार्टी का जो आइडिया है और फिलोसफी है वो आप ब्रिटेन से आम जाता है, लाइक राइट मूवमेंट। एग्जैक्टली। सो ब्रिटिश में क्या है कि लेबर मूवमेंट वैसे बहुत स्ट्रांग था, बहुत पहले से। अच्छा। तो वहाँ से अम्बेडकर इन्फ्लुएंस हुए हैं। अच्छा। तो उनका जो लेबर मूवमेंट था वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है उनका ओपनिंग हुआ, ठीक है। तो वो है। तो यहाँ पे जो इस सेक्शन में मैं किया हूँ इंडियन जो लेबर पार्टी लेबर मूवमेंट का क्या दिक्कत है। अम्बेडकर कंप्लेन कर रहे हैं कि जो इंडियन लेबर यूनियन है वो शासन को कब्जा करने में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि सारे वर्कर को यूनाइट होके मतलब शासन करना चाहिए या फिर डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट बोलते हैं। वैसे अम्बेडकर का एक कंप्लेन है कि यहाँ के जो वर्कर है वो पढ़ाई लिखाई करने में रेडी नहीं है और शासन करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये अम्बेडकर का बेसिक जो है एक बड़ा कंप्लेन था। और कुछ जो लेबर राइट्स जो है उसके बारे में अम्बेडकर एक बार लेबर मेंबर रह चुके थे, मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो बहुत सारे वर्कर का राइट्स है, चाइल्ड लेबर को कैसे कर्व करना है, वुमेन लेबर को कैसे कुछ राइट्स होना चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको हॉलीडे दिया जाना चाहिए। अच्छा। ये सब बहुत सारा प्रोविजन अम्बेडकर करके गए हैं। इवन तो वो पहले से करके गया और कंटिन्यूटी रहा। और सेकंड जो सेक्शन मैं डील कर रहा हूँ ये ट्राइबल राइट्स के ऊपर है।
ये एक सब चैप्टर है ये हाँ, इसका। ये सब चैप्टराइजेशन है। अंबेडकर का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि अंबेडकर को लेके कंप्लेन है एक्चुअली इसके ऊपर कि बहुत सारे जो कम्युनिस्ट लोग हैं अंबेडकर को बोलते हैं कि अंबेडकर ट्राइबल को लेके उतना कुछ नहीं किया बोल के, ऐसा है। बट यहाँ पे मैं एक एरिया लाया हूँ जो स्पेशली जो आइडिया ऑफ शेड्यूल्ड एरिया जो है, शेड्यूल्ड एरिया में क्या है कि जहाँ पे ट्राइबल हैं उनका जो एरिया है, उनका जो ज़मीन है और उनका जो लाइफ है कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। उसमें आउटसाइडर आके वहाँ का ज़मीन नहीं खरीद सकता है और इंटरवेंशन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है शेड्यूल है, 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, वो अंबेडकर का प्रोविज़न है। अच्छा, ठीक है ना। तो ताकि जो ट्राइबल राइट्स को हो गया या फिर ट्राइबल लाइवलीहुड है, डिग्निटी है, उनका ज़मीन है, उसको सही से लग जाए। क्योंकि ट्राइबल पीपल आर आई मीन इनोसेंट इन द सेंस कि बाहर के लोग इजीली आके उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे उस टाइम पे। जो हम ये ब्रिटिश पॉलिसी भी वही था ना कि ट्राइबल एरिया में क्या है कि एक जमींदार अपॉइंट कर दो, और जमींदार कौन, अपर कास्ट मोस्टली, तो वहाँ पे ट्राइबल लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इसीलिए बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो अंबेडकर का एक ये था कि ट्राइबल जो एरिया है उनको प्रोटेक्ट किया जाए बाहर आउटसाइडर से। अच्छा। सो ये सेक्शन था वो। अच्छा। और रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन जो है, जैसे रिजर्वेशन जो हम बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अंबेडकर्स लाइफ, जो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए मतलब। तो इनिशियली 2 चीज़ वो डिमांड किए थे। आई मीन साइमन कमीशन आया उनके रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से, मार्जिनलाइज तबके के रिप्रेजेंटेटिव। He was the only one person who attended 3 gold round table conference. हाँ, लेटर ऑन। और वहाँ पे डिमांड ये था कि जो इस देश का जो अनटचेबल है, सो कॉल्ड अनटचेबल, उनको 2 चीज़ का डिमांड था अंबेडकर के किए। वो एक है कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए और एक होना चाहिए सेपरेट सेटलमेंट। 2 इंपॉर्टेंट। इन सेपरेट इलेक्टोरेट में 2 वोटिंग राइट आपको होगा। अच्छा। आप जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वोट दोगे और अपने शेड्यूल एरिया में भी वोट करोगे। तो उस हिसाब से क्या होगा कि जो कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो करप्ट नहीं होगा। जैसे अभी क्या है कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, कोई भी अपना पैसा दे के खरीद ले रहे हैं, तो उस ऐसा डबल वोटिंग में क्या होगा, करप्ट नहीं होगा। अच्छा। आप खरीदोगे नहीं, खरीद नहीं सकते। तब क्या होगा कि जो कम्युनिटी का राइट्स है, जो मार्जिनलाइज तबके का राइट्स है, वो आप बात कर सकते हो। जो रिप्रेजेंटेटिव होगा बात करेगा। जैसे अभी जो मूर्ख बना रहे हैं हमारे लोगों को, वो नहीं होगा। उस टाइम पे ये बात था। तो ये है। और एक सेपरेट सेटलमेंट का आइडिया ये था कि सिंस हर गांव में अनटचेबल कम्युनिटी क्या है कि माइनॉरिटी है ना। हर गांव में माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी होने के वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ऑपरेशन का शिकार होते हैं। अच्छा। मतलब कास्ट हिंदू उनके ऊपर अटैक करते हैं, लिंचिंग करते हैं, कास्ट एट्रोसिटी होता है, हर जगह होता है। और सिंस आप माइनॉरिटी हो, आप रिटेलिएट नहीं कर पाते हो, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। अच्छा। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, और एक भी चीज़ होता है वो उसमें कि सिंस आप एक छोटा सा गांव में 10-20 घर रहते हो, तो आप बिजनेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक टचेबल आपका जो दुकान खरीदने नहीं आएगा, क्योंकि आप अछूत हो बोलेगा, हिंदू तो खरीदने नहीं आएगा। तो एक तो आप जब गाँव में रहते हो, आपका इकोनॉमी कोलैप्स है, आपका यहाँ कोई नहीं खरीदेगा, आप बिजनेस नहीं कर सकते, दुकान नहीं दे सकते। और दूसरा है कि कुछ अपना राइट्स का अधिकार बोलोगे तो वो हिंदू लोग आपको आके मारेंगे। तो इसको लेके अंबेडकर सोचे कि एक सेपरेट सेटलमेंट होना चाहिए दलितों के लिए, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो अनटचेबल हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट। उसके तहत क्या होगा, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट मेजोरिटी है, या फिर वहाँ पे क्या करोगे, जो माइनॉरिटी जो शेड्यूल कास्ट है, इकट्ठा उनका सेटलमेंट करोगे। अच्छा। वहाँ पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट रहेगा या फिर सो कॉल्ड अनटचेबल रहेगा, जिसके हिसाब से उनका राइट्स भी सिक्योर रहेगा, कोई उनको ऑप्रेस नहीं करेगा, ह्यूमिलिएट नहीं करेगा, और छोटा मोटा बिजनेस करके अपना जो भी है सही से चलेगा बोल के अंबेडकर का ये डिमांड था। लेकिन अब हम जानते हैं पूना पैक्ट में क्या हुआ, गांधी जी अनशन करते हैं मरते दम तक, तो अंबेडकर को फिर वहाँ से मतलब विद्रो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और वहाँ से इतिहास चेंज होता है। जो रिजर्वेशन का बात हो, रिप्रेजेंटेशन जो पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन का, गांधी जी की वजह से आता है, अंबेडकर की वजह से नहीं। कुछ लोगों को आज भी गलतफहमी है ये बात। लेकिन हाँ, तो अंबेडकर का डिमांड अलग था, लेकिन कुछ हुआ अलग। हाँ, ये था आपका जो रिप्रेजेंटेशन के बाद माने में। और रिप्रेजेंटेशन बाद में आपका SC भी आता है, ST भी आता है, और बैकवर्ड कास्ट भी बाद में आ जाते हैं। अच्छा, तो अभी आप आते हैं जो आपका मतलब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जो है हिंदू कोड बिल, जो सब चैप्टर राइट, यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग
क्योंकि हम भारतीय जब समाज को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं, जो वुमेन का जो रोल है, मतलब वुमेन को बहुत ही दबाया गया है इस देश में। और ब्राह्मणिज्म का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वही है। ब्राह्मणिज्म का स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है कि वुमेन को कंट्रोल करके वो लोग कास्ट को एस्टेब्लिश करेंगे। कैसे? जैसे देखो, कास्ट का लॉजिक क्या है? देखो, कास्ट का लॉजिक है कि हम अपने कास्ट में शादी करेंगे। शादी करने का मतलब क्या है कि आपको सो कॉल ब्राह्मण को लगता है कि वो सुपीरियर है, अलग टाइप ऑफ रेस है, और अपने ही अंदर शादी करेगा तो ब्लड प्योरिटी रहेगा। अच्छा। और प्रॉपर्टी रहेगा। देखो, शादी एक सिंपल शादी नहीं है कि आप हम राजी हो गए तो शादी हो गए। नो, शादी एक क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी भी है ना। शादी एक क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी भी है। तो क्या है कि कास्ट में शादी करोगे, अपना प्रॉपर्टी कब्जा करोगे अपने ही अंदर, और सो कॉल प्योरिटी का बात तो अलग ही बात है। प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। तो अपने अंदर रहेंगे, अपने कास्ट में ही रहेंगे, वो सब था। तो कास्ट का सेंट्रल लॉजिक क्या है कि वहाँ पे आप वुमेन का सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करके आप कास्ट को प्रेजेंस कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि वुमेन अगर कोई दूसरा कास्ट को शादी किया तो गया है तुम्हारा जाति, जो जाति सुप्रीमेसी गया नहीं। ये बात अंबेडकर लिखते हैं कास्ट इन इंडिया। उनका एक छोटा आर्टिकल है, पेपर है, हाँ। जो कैम्ब्रिज, आई थिंक कैम्ब्रिज में प्रेजेंट किए थे। अच्छा। एक प्रेजेंट किए थे पेपर। अच्छा। तो उसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि वुमेन को कंट्रोल करना ब्राह्मणिज्म का सेंट्रल एस्पेक्ट है। तो हिंदू कोड बिल के बारे में लास्ट। हाँ, और हिंदू कोड बिल को लेके बहुत प्रोटेस्ट हुआ उस टाइम पे कि, और लोग बोले कि अंबेडकर जो है हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे। उनको लगता है कि नारी को राइट्स होना नहीं चाहिए, है ना। ये ट्रेडिशनल जो भी उनका जो मनुस्मृति है या फिर पुराण शास्त्र में जो भी लिखा गया है, उसके आधार से वुमेन का जो धर्म है सिर्फ उसका पति का मतलब पूजा करना, उनका मान सम्मान करना, और खुद का लाइफ का कुछ है नहीं। तो ये सब आइडिया था उस टाइम पे। तो बहुत सारे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन अम्बेडकर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है कि हमारे धर्म भ्रष्ट करना चाहता है अम्बेडकर। इवन महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं अम्बेडकर, इवन महिलाएं प्रोटेस्ट करने लगे। दिल्ली में ये सब हुआ, प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था। सो यस, तो हिंदू कोड एक जो ये बिल है बहुत बड़ा इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल है, फेज था उस टाइम पे। तो नेहरू जी का उसमें क्या रोल था? नेहरू जी एक्चुअली क्या है कि सिंस जो मेजोरिटी हिंदू ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में देखते हैं, या फिर जो उस टाइम का जो मिनिस्टर वगैरह थे आते थे उस टाइम से कंजर्वेटिव थे, ट्रेडिशनल थे, तो वो भी नहीं चाहते थे कि हिंदू कोड बिल इमीडिएटली लागू हो जाए। तो इसलिए नेहरू जी को भी प्रेशर होता है, और बहुत ही धीरे धीरे बिल पास होता है। अच्छा। और अंबेडकर चाहते थे कि जो हिंदू कोड बिल हो, इस देश की महिलाओं को स्वाधीन करने के लिए, इस देश के महिलाओं को सम्मान और राइट्स देने के लिए जितना जल्दी हो सके और जितना फोर्स में उतना अच्छा है। अच्छा। लेकिन नेहरू प्रेशर में आके इमीडिएटली नहीं कर पाए। हमारा बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल एक चीज़ है सोसाइटी में, जो मनुस्मृति का दहन अंबेडकर जी ने किया था। तो क्या उनका व्यू था जिसके लिए उन्होंने किया ये? राइट। देखो, मनुस्मृति जो है एक ऐसा टेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अंबेडकर, एज फार एज माई रीडिंग। अंबेडकर जो पहला चैप्टर तो पॉलिटिकल हिस्ट्री था, उसमें मैं रिसर्च जब कर रहा था तब बोल रहे हैं कि मनुस्मृति कब लिखा गया और क्यों लिखा गया, वो सवाल पूछ रहे हैं। मनुस्मृति ऐसा समय पे लिखा गया है जब बुद्धिज़्म इस देश से ध्वंस हो गया। अच्छा। ठीक है ना। और जब शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग जो है बुद्धिस्ट रिवोल्यूशन को ख़त्म करके शासन में आ रहा है, तभी जो ब्राह्मणिज्म फिर से हमारा देश में रिसर्फेसिंग हो रहा है, फिर से ब्राह्मणिज्म एस्टैब्लिश हो रहा है। और जो ब्राह्मणिज्म को लेजिटिमेसी देने के लिए, लीगलाइज करने के लिए, जो ब्राह्मणिज्म का काउंटर रिवोल्यूशन था, उसको लीगलाइज और लेजिटिमाइट करने के लिए मनुस्मृति को लिखा गया। इसका मतलब जो असमानताएं था जाति के आधार पे या फिर आपका लिंग भेद के आधार पे जो असमानताएं थे ब्राह्मणिज्म में, उसको जस्टिफाई करने के लिए मनुस्मृति लिखा गया। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई शूद्र अगर वेद पुराण सुन ले तो उसके कान में शीशा डाल दो। अच्छा। तो और जैसा एक पॉपुलर फेज हम जानते हैं, मतलब मनुस्मृति ने इतना ही, जो इंडियन जो मेजोरिटी थे, द शूद्र थे, बैकवर्ड कास्ट थे, उसके बाद तुम्हारा दलित से थे, वुमेन थे, इन सब को बिलाटाइल कर दिया, इन सब को ह्यूमिलेट किया। तो अंबेडकर के साथ
बहुत सारे उनका जो ब्राह्मण फ्रेंड भी काम करते थे। ये लोग भूल जाते हैं। अच्छा। जब इस बात का डिस्कशन होता है या फिर अंबेडकर के बारे में डिस्कशन होता है, ये बात भूल जाते हैं। एक तो उनका जो सेकंड वाइफ का बात करेंगे, वो एक ब्राह्मण एस्टेब्लिश ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। अच्छा। ठीक है। और सेकेंडली उनका जो कुलीग थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उनको भी पता था कि जो ब्राह्मणिज्म है, जो कास्ट था, ये कितना बड़ा जहर है हमारे देश के लिए। तो काफ़ी अच्छा रहा आपका ये मतलब रिसर्च का वर्क, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ये था जितेंद्र सूना का मतलब रिसर्च जो है, हिस्ट्री, आइडेंटिटी एंड एक्सक्लूजन अम्बेडकर एंड मार्जिनलाइज, ये रही उनकी थीसिस। काफ़ी अच्छी थीसिस है और काफ़ी प्यारी थीसिस है, काफ़ी रिसर्च की है इन्होंने। और मैं चाहूँगा कि आप अपने रिसर्च को और आगे बढ़ाइए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए और लोगों के लिए और मतलब वो जाने क्या थे अम्बेडकर, उनकी फ़िलासफ़ी क्या थी और उनके मतलब देखने का व्यू क्या था हिस्ट्री को, और पास्ट को वो कैसे एनालाइज कर रहे थे एंड फ्यूचर को उन्होंने कैसे प्रेडिक्ट किया, कैसे उन्होंने सोचा कि मतलब कुएं में जो लोग दबे हुए हैं उनको समंदर कैसे दिखाना है। तो नॉर्मल लोग यही सोचते हैं कि अम्बेडकर सिर्फ एक क्लास के लिए फ़ाइट कर रहे थे, वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए फ़ाइट कर रहे थे, जो कि चाहते थे कि सोसाइटी में बैलेंस आए। तो काफ़ी अच्छा था आपका ये वर्क। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर कोई भी हमारा व्यूअर अगर होगा, अगर वो चाहेगा इस थीसिस का कोई कॉपी लेके पढ़ने के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं जितेंद्र सूना सर को कमेंट बॉक्स में, और वो आपको हेल्प कर देंगे इसको सॉफ्ट कॉपी में देने के लिए और पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच जितेंद्र सूना। थैंक यू एंड पर काफ़ी अच्छा था हमारे पॉडकास्ट एंड विश करेंगे कि ऐसे और काम हो आगे। राइट डेफिनेटली। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।